दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खिलाफ दायर सो मोटो केस वापस ले लिया है। अब यह सो मोटो केस आगे नहीं चलेगा। बात समझने से पहले आपको यह समझना होगा या दोबारा मैं याद दिला दूं कि आखिर सो मोटो केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्यों और किसके विरुद्ध दायर किया गया था। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अब से करीब 10-15 दिन पहले एक जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। आरोपी के ऊपर बेल एप्लीकेशन थी। आरोपी जेल में है। आरोपी के ऊपर यह इल्ज़ाम था कि उसने एक महिला को शादी का वादा करके उससे शादी नहीं की, इनकार कर दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपने आवेदन में आरोपी ने यह कहा कि उसने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि लड़की में मंगल दोष था, वह मांगलिक थी। अब इससे आगे और मजे की बात यह हुई कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने आरोपी के वकील के इस तर्क को सुनते हुए इस मामले को हेड ऑफ द एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट लखनऊ को रेफर कर दिया। उनसे एक्सपर्ट व्यू मांगा एस्ट्रोलॉजी विभाग से। और जैसे ही ये खबर सुर्खियों में आई तो सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने इस पर सो मोटो दायर किया। आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा इस पर सुनवाई की गई। जस्टिस सी टी रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया इस बेंच में शामिल थे। हालांकि जिस बेंच ने सो मोटो फाइल किया था उसमें पहले पंकज मित्तल भी थे सुधांशु धूलिया की जगह। यह मामला यह भी बता दूं, गोविंद राय उर्फ मोनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष था। आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गोविंद राय के अधिवक्ता ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष जो बेल एप्लीकेशन उनके मुवक्किल की थी वो नॉन अपीयरेंस में खारिज हो गई है, इसलिए मामला इनफ्रक्शस हो गया है। ऐसी स्थिति में सो मोटो को चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट ने उनके तर्क को स्वीकार करते हुए सो मोटो केस को वहीं बंद कर दिया क्योंकि बेल उनकी खारिज हो चुकी थी। लेकिन एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो किसी और उद्देश्य से, किसी और कारण से दायर किया था? वो कौन सी वजह थी जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो फाइल किया? और आज सो मोटो वापस लेने की वजह क्या रही? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, या सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश महोदय को जो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज उन्होंने न्यायाधीश महोदय को दे दिया? उनको समझ में आ गया होगा, एक तरह से वार्निंग के रूप में रहा, और इसलिए उन्होंने कुछ किए बिना या कुछ कहे बिना किसी टिप्पणी के पिटिशनर के अधिवक्ता के तर्क को मानते हुए सो मोटो केस बंद कर दिया। अब सवाल जो मैंने यहाँ पर छोड़ा है कि आखिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सो मोटो फाइल किया ही क्यों था? उनको ऐसा क्या नजर आया इसमें कि उन्होंने सो मोटो फाइल किया? सो मोटो यानी बिना किसी की शिकायत के खुद से उस पर संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरफ जाते हैं। पहली बात तो ये लड़के के जो आरोपी हैं उनकी हिम्मत को दाद देनी होगी कि उनकी अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में ये कहा कि वो शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लड़की में मंगल दोष है। यही बहुत बड़ी आपत्तिजनक बात है। एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनके साथ संबंध तो बनाए। अब अगर वो संबंध रेप की श्रेणी में आते हैं तो केस तो उनका साबित हो जाएगा। बेल का केस तो उनका बनता नहीं आसानी से, इसीलिए शायद उन्होंने बेल नॉट प्रेस की, या सुप्रीम कोर्ट से पीछा छुड़ाना था इसलिए बेल नॉट प्रेस नहीं किया। नॉन अपीयरेंस में खारिज हुई है, जानबूझकर कोई अपीयर नहीं हुआ। और उससे बड़ी बात ये कि न्यायाधीश महोदय ने यह जानने के लिए कि क्या वाकई लड़की में मंगल दोष है, लखनऊ विश्वविद्यालय को विधिक एक्सपर्ट व्यू के लिए भेज दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय को एक्सपर्ट व्यू लेने के लिए, यह जानने के लिए क्या लड़की में मंगल दोष है, भेजा जाना अपने आप में आपत्तिजनक था। यहाँ हमारा मानना यह है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जब सो मोटो फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि बेल एप्लीकेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो फाइल करते हुए कहा भी था कि आप बेल एप्लीकेशन मेरिट पर डिसाइड करें, उस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई दखल नहीं है। उन्होंने केवल उसके उस आदेश को स्टे किया था जिसमें उन्होंने मंगल दोष है या नहीं जानने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एस्ट्रोलॉजी विभाग को कहा था कि वो इस पर अपनी राय दे।
कारण क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो फाइल किया? सवाल फिर वही आता है। इस सवाल का जवाब आपको भारतीय संविधान से मिलेगा। दरअसल किसी लड़की में मंगल दोष का जाने जाना ये हिंदू धर्म के अनुसार ठीक है। हिंदू धर्म के अनुसार जब शादियां होती हैं तो लड़के लड़के कुंडलियां मिलाई जाती हैं, उनके दोष देखे जाते हैं। अगर मंगल दोष किसी एक में है तो शादी नहीं हो सकती। लेकिन ये बात शादी तक है। जब आप संबंध बनाते हैं तब आपने कुंडली क्यों नहीं देखी? या जिसके साथ आप संबंध बना सकते हैं, जिसके साथ आप रह सकते हैं, समय व्यतीत कर सकते हैं, अब उसके अंदर मंगल दोष आने के बाद आप क्यों नहीं उसके साथ रह सकते? या अगर यही मंगल दोष शादियों का एकमात्र आधार है तो दूसरे धर्म के लोग कैसे अमांगलिक लड़कियों से या मंगल दोष वाली लड़कियों से शादी कर लेते? उनके ऊपर क्यों ये बात लागू नहीं होती? या भारत का जो कानून है वो धर्म के आधार पर चलेगा या विज्ञान के आधार पर चलेगा? असल बिंदु इसमें यही है और इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो फाइल किया था। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसका जवाब आपको भारतीय संविधान मिलेगा। तो आपको भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स देखने होंगे जो कि अनुच्छेद 51A के तहत आते हैं। अनुच्छेद 51A कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा कि एच में आ जाइए सीधे। हालांकि वैसे फंडामेंटल राइट्स और भी हैं, मैं तो चलिए पढ़ देता हूँ, और भी हैं कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राजगान का आदर करेंगे। ये हमारा फंडामेंटल राइट है पहला। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के उन लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। आगे, हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझें, उसकी परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और जीव आते हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एच में आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानोपार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वापस आएंगे, अभी आगे बढ़ देते हैं और भी। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। लास्ट, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मैं वापस आता हूँ एच की तरफ। जय में जो लिखा हुआ है हिंदी में, एच में कहा गया है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। हमारा संविधान वैज्ञानिक आधार पर चलता है, वैज्ञानिक मुद्दों पर चलता है, ना कि धार्मिक आधार या मान्यताओं के आधार पर। जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो फाइल किया उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम आपकी भावनाओं का ख्याल करते हैं, उनकी कदर करते हैं। भावनाओं की कदर करना ठीक है, हर धर्म का सम्मान करना ठीक है, हर किसी की मान्यताओं का कदर करना सही प्रतीत होता है। लेकिन न्यायालय के समक्ष ये तर्क देना कि शादी इसलिए नहीं की कि लड़की मांगलिक है, क्या न्यायालय की सीमा क्षेत्र में ये चीज़ें आती हैं? क्या कोई व्यक्ति जब किसी महिला को तलाक देता है या कल को कोई व्यक्ति किसी की हत्या भी कर दे तो क्या वो ये तर्क देगा कि साहब ये मांगलिक थी, या कोई और ऐसा धार्मिक दोष निकाल दे? कोई भी धर्म इस तरह के सहारे ले सकता है। मुस्लिम लोगों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको भारतीय संविधान में कहीं स्वीकृति नहीं है, भारतीय कानून में कहीं स्वीकृति नहीं है। कोई व्यक्ति चोरी कर ले और वो उसके हाथ काट दे और फिर जब वो उसके सामने पहुंचा जाए तो वो कहे कि साहब मैंने इसका हाथ इसलिए काट दिए क्योंकि इसने चोरी की थी। और शरीयत में चोरी करने वाले के हाथ काट देना जायज़ है और शरीयत लॉ को हमारा संविधान अडॉप्ट करता है। तो क्या इससे उसकी दोष सिद्धि नहीं होगी? कुछ इसी तरह से यहाँ पर और भी, बल्कि तो अपमानजनक स्थिति है कि जिस महिला के साथ आप संबंध बनाते हैं, जब शादी की बात आती है तो शादी से आप इसलिए इनकार कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर मंगल दोष था। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सो मोटो फाइल किया तो शायद संविधान के इसी आर्टिकल 51A और 51A के एच में दिए हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सो मोटो फाइल किया था। लेकिन आज अचानक उसको क्लोज कर देना केवल इस आधार पर कि बेल एप्लीकेशन एंड अपीयरेंस में खारिज हो गई है, इनफ्रक्शंस हो गया है, यह बात थोड़ी सी समझने से परे है। या समझ लें, यूँ समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मैसेज इलाहाबाद उच्च न्यायालय को देना था वो मैसेज उनका वहाँ तक पहुँच गया है, वो उसको समझ गए हैं।
ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया। हाँ, वो अलग बात है, अगर इसकी जगह कोई अधिवक्ता महोदय होते तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आप अनकंडीशनल टेंडर कीजिए अपॉलॉजी, या जेल जाइए, या माफ़ी को हम नहीं मानते, जैसे कि एक हाई कोर्ट के वकीलों के केस में हुआ, 45 वकील जेल में पड़े रहे। बहरहाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मसला है, इतने में भी अगर हाई कोर्ट की समय में बातें आ जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।